साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आपका यूनिट 5 का टॉपिक है मध्य प्रदेश एवं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसका प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ गए हैं। देखिए, अब आपके पास में समय है, आपका एग्जाम पोस्टपोन होकर के 20 जून तक पहुँच गया है, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बराबर लगाते रहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है आपने अच्छे से तैयारी की होगी एमपीपीएससी प्री एग्जाम की, तो वो तैयारी को अगर आपको बरकरार रखना है, बना करके रखना है, तो अपनी प्रैक्टिस सेट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नहीं तो अगर आप अभी तैयारी अपनी छोड़ देंगे, प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, तो जब आपका एग्जाम आएगा तो सारी चीज़ें आपको नई लगने लगेंगी और आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, रिन्यू करने के लिए आपको जरूरी है कि सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर के आ रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लगाइए। बाकी डिटेल में जानकारी तो हम आपको देते ही हैं हर एक प्रश्न के बारे में, चाहे वो आपका यूनिट 8 का टॉपिक हो, यूनिट 5 हो, यूनिट 10 हो, यूनिट 7 हो, यूनिट 9 हो, हर एक यूनिट की हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं। आज की वीडियो है मध्य प्रदेश एवं भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। कल हम आपके लिए मध्य प्रदेश एवं भारतीय इतिहास के बारे में प्रश्नों को लेकर के आए थे और आज सुबह हमने करंट अफेयर की वीडियो डाली है। करंट अफेयर को आपको रोज देखना है, अनिवार्य रूप से देखना है, क्योंकि आपका यूनिट 8 जो है वो साथ ही साथ में क्लियर होते हुए चलेगा, जिसमें कि समसामयिक घटना संग्रह, स्पोर्ट संग्रह एवं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर आपसे पूछी जाती है। तो अभी से ही इसको रिदम में बना करके चलिए, लास्ट तक आपके एग्जाम तक आपको करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखते हुए चलना है। 360 डिग्री करंट अफेयर वीडियो के नाम से हम सुबह अपलोड करते हैं 7:30 बजे। चलिए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए, अपने नंबर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि दूसरे लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उनका लेवल क्या है और आप किस लेवल पर अभी है। ठीक है, तो सबके नंबर के हिसाब से यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको कितनी और तैयारी करनी है। ठीक है, प्रश्न अच्छे लेवल के होंगे, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता की समाप्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 8 या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 9। तो किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता की समाप्ति के बारे में बताया गया है, आइए देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 9 में यह बताया गया है कि भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कब समाप्त हो जाएगी, किन कंडीशन में समाप्त हो जाएगी और किसकी समाप्त हुई है, वो सारी जानकारी आइए आपको डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति के बारे में बताया गया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसा कि आपको पता है, भारत में एक ही नागरिकता दी जाती है। ठीक है, एक ही देश की आप नागरिकता रख सकते हैं, जिसे ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जिस भी समय आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, आपकी भारतीय नागरिकता उसी समय समाप्त कर दी जाएगी। अब देखिए, उदाहरण ले लीजिए, तो उदाहरण के लिए जैसे अक्षय कुमार हैं, तो अक्षय कुमार को कनाडा की नागरिकता दी गई और अक्षय कुमार ने तुरंत उसको ग्रहण कर लिया। तो जैसे ही उन्होंने कनाडा की नागरिकता ग्रहण की, उनकी भारतीय नागरिकता तुरंत ही समाप्त कर दी गई। इसलिए आप देखते हैं कि अक्षय कुमार जो भी मूवी वगैरह बनाते हैं, तो हमेशा देशभक्ति से संबंधित मूवी बनाते हैं या कोई मतलब कि समाज को अच्छा मतलब संदेश देने वाली मूवी बनाते हैं। क्यों ऐसा बनाते हैं, क्या आपको पता है? क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है और उन्हें भारतीय नागरिकता लेनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप मतलब कि भारतीयों के हित में कार्य करेंगे, भारतीयों के लिए अच्छा कार्य करेंगे, भारत देश के बारे में अच्छी चीज़ें बताएंगे, तो भारत की सरकार के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और वो आपको भारतीय नागरिकता दे देगी। ठीक है, इस वजह से आप लगातार देखते होंगे कि अक्षय कुमार जो है ऐसी ही मूवी पर ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, इनमें से किस पदाधिकारी का वेतन अनुसूची 2 में नहीं दिया गया है? यहां से भी आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी है जिलाधिकारी का वेतन। तो जैसा कि आपको पता है, जो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 है, उसमें पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तो इनमें से किस एक का वेतन भत्ते के बारे में अनुसूची नंबर 2 में यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है? आइए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी कि जिलाधिकारी के वेतन भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में नहीं बताया गया है। अब देखिए, हम आपको अनुसूची 2 में किन किन के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, एक सीक्वेंस टाइप में आपको याद करा देते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाएंगी। देखिए, तो देखिए, अनुसूची 2 में जिलाधिकारी का वेतन नहीं दिया गया, हमने आपको बता दिया। अब देखिए, इसमें वेतन किसका किसका दिया है, तो इसमें राष्ट्रपति, तो सबसे पहले राष्ट्रपति आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा, राज्यपाल। ठीक है, तो संघ में हो गया राष्ट्रपति, राज्य में हो गया राज्यपाल। उसके बाद बात करते हैं तो संघ में कौन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, उनके साथ में उनका बड़ा भाई कौन है, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। आपको पता है केंद्र में कौन कौन होता है, तो एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए। ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं, अब राज्यों में आते हैं। तो राज्य में कौन कौन होता है, तो राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष होते हैं,
ठीक है, और उनके उपाध्यक्ष पहली बात होगी, जिन्हें हम विधान परिषद भी कहते हैं। उसके बाद राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। एक तो आपकी राज्य विधानसभाएं होती हैं तो उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, दूसरा उनकी राज्य विधानसभाओं की बड़े भाई का नाम क्या है, तो राज्य विधान परिषद है, तो उनके भी कौन, सभापति और उपसभापति हो गए। उसके बाद नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, तो हाईकोर्ट को क्यों छोड़ रहे हो, तो हाईकोर्ट के भी वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में CAG के वेतन भत्तों के बारे में भी इसमें बताया गया है, कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो एक सीक्वेंस बना करके अगर आप याद करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, तो हाई कोर्ट के भी जज, उसके बाद में एक अलग से है वो है CAG। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जब हमारा संविधान बना हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आइए इसका आंसर देखते हैं, और फिर बाकी अनुसूचियां कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, वो भी आपको हम बताते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 8 अनुसूचियां उस समय पर थीं जब हमारा भारतीय संविधान बना था। अब देखिए कब कब अन्य अनुसूचियां जोड़ी गई, वो भी हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाकी की जो चारों अनुसूचियां हैं उन्हें समय समय पर संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो सबसे पहले अनुसूची 9 को जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। तो किससे संबंधित थी, तो भूमि सुधार से संबंधित थी आपकी अनुसूची 9, पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया। अनुसूची 10 की बात कर लेते हैं, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया। किससे संबंधित है, तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, तो अनुसूची 10 दा से दल बदल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अनुसूची 11 की बात करते हैं तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज या फिर पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची 12 की बात करते हैं तो 74वें संविधान संशोधन 1992 से ही जोड़ा गया, जो कि आपके नगर निकायों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको याद होती चलेंगी साथ ही साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा भाग मूल संविधान में तो था लेकिन वर्तमान संविधान में नहीं है? यानी जब हमारा संविधान बना था तो यह भाग उसमें था लेकिन अब उसको हटा दिया गया, तो ऐसा कौन सा संविधान है? ऑप्शन ए है भाग 13, ऑप्शन बी है भाग 14 का, ऑप्शन सी है भाग 7 या फिर ऑप्शन डी है भाग 9 का। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको यहाँ पर अच्छी लेवल के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। सही आंसर है सी, यानी कि भाग 7 को हटा दिया। तो क्यों हटा दिया और कब हटा दिया, वो भी पूरी जानकारी आइए आपको देते हैं। तो देखिए भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया। निर्देशित कर क्या होता है, हटा देना। तो यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को निर्देशित कर दिया गया। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था, तो क्या रीजन है कि हमको भाग 7 हटाना पड़ा? ठीक है, लेकिन अभी भी एक भाग ऐसा था जो हमें ब्रिटिश के अधीन दिखाता था। वो भाग कौन सा था, तो भाग 7 था। तो इसमें क्या बताया गया था, इसमें भारतीय प्रांतों को 4 भागों में बांटा गया था। किसमें, A, B, C और D, मतलब कि ए में, और मतलब सबसे सुपर प्रांत जो है वो ए में थे, उसके बाद बी में थे, फिर सी में थे, और सबसे कुछ अलग प्रांत जो थे वो डी में थे। तो इनको क्या किया गया, परंतु भारतीय संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि भारत के सारे राज्य एक समान है। ठीक है, कोई भी राज्य अलग नहीं है, कोई भी राज्य स्पेशल नहीं है। इस वजह से भाग 7 को भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा निर्देशित कर दिया गया। इसके साथ ही जब अगर देखिए कोई भाग जाएगा तो उसके साथ में जो आपका संविधान होगा उस भाग में वो भी जाएगा। तो भाग 7 में कौन सा जो है आपका अनुच्छेद था, तो अनुच्छेद 238 भाग 7 में था। तो भाग 7 के हटते ही अनुच्छेद 238 भी हट गया, जिसमें कि कुछ राज्यों को स्पेशल पावर यहाँ पर दी गई थी। ये मतलब कि ABCD 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया था, तो हटा दिया गया, जिससे क्या हुआ कि जो ABCD वाले पार्ट थे वो हट गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको किसी ने ये नहीं बताया गया होगा कि भाग 7 को क्यों हटाया गया। तो ये आपको रीजन पता चल गया भाग 7 को क्यों हटाया गया, क्योंकि ये हमें अभी भी ब्रिटिश के अधीन बता रहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभाओं के 17 के आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, MP का है यहाँ पर। ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विधि मंत्री। तो मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभाओं को 17 कौन करवाता है, किसके आदेश पर 17 होता है, आइए देखते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर ए, यानी कि राज्यपाल के आदेश के द्वारा 17 होता है राज्य विधानसभाओं का। तो देखिए विधानसभा का सत्र बुलाना तथा 17 करने का आदेश देने का अधिकार संविधान में राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम संघ की बात करते हैं तो लोकसभा का 17 राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। वैसे ही राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो विधानसभा की अध्यक्षता करता है। लेकिन 17 करने का अधिकार किसके पास में है, तो संघ में बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास में है, और राज्य में बात करते हैं तो राज्यपाल के पास में है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए,
मध्य प्रदेश विधानसभा को भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है? यानी अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा को भंग करना है तो ये सलाह कौन देगा, किसकी सलाह पर राज्यसभा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है विधानमंडल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिमंडल। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभाओं को भंग किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को भंग करने की शक्ति उसके पास है। जैसा कि आपको पता है, राज्य विधानमंडल को कौन भंग कर सकता है? देखिए, विधानमंडल शब्द जब भी आए तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। विधानमंडल में आपकी विधानसभा भी आती है और विधान परिषद भी आती है। ठीक है, तो विधानमंडल यानी दोनों को भंग करने का अधिकार किसके पास में है? तो राज्यपाल के पास में। ये उसकी विधायी शक्ति है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा? तो इसको प्रयोग करने के लिए जो है मुख्यमंत्री इसको बोलेगा कि आप इसका प्रयोग कीजिए, तो फिर क्या करता है राज्यपाल? इसका प्रयोग करके राज्य विधानसभा को भंग कर देता है। ठीक है, अब ये किन कंडीशन में होता है? तो कभी भी सरकार के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो इसको भंग किया जा सकता है, या मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे तो इसको भंग किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर सलाह देगा राज्यपाल को कि अब आप जो है राज्य विधानसभा को भंग कर दीजिए, तो राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? यानी विदेशों में अगर कोई कार्य करना है तो विदेश से संबंधित कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। आइए देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि अनुच्छेद 51 जो है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। आइए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। जैसा कि आपको पता है डीपीएसपी 36 से 51 तक है। तो 51 में क्या बताया गया है कि जो भी राज्य होगा वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्य करेगा। तो यानी कि जो विदेश नीति है वो अनुच्छेद 51 से संबंधित है। भाग अगर आपसे पूछते हैं तो आपको याद रखना है भाग 4 से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यही बताया गया कि भारत हमेशा शांति की ओर गमन करेगा, हमेशा शांति के पथ पर चलेगा। साथ ही साथ में अगर कोई दो राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं तो उनकी मध्यस्थता के द्वारा उनका मतलब निपटारा कराने का प्रयास करेगा, यानी कुल मिलाकर के शांति के लिए कार्य करेगा भारत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह यूपीएससी 2020 में अभी जो प्री एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था। किस टाइप से पूछा गया था वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4 का, ऑप्शन सी है भाग 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भाग 15। आइए देखते हैं कौन सा यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करता है। सही आंसर सी, यानी कि भाग 4 यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करता है। तो भाग 4 किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य के लोगों के कल्याण के लिए जो है राज्य हमेशा प्रयास करेगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, इसमें कहा गया है कि प्रयास करेगा, यानी कि आप इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए ये जो डीपीएसपी है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि अगर कोई राज्य यह कार्य नहीं कर पाता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में किया गया है, जिसे डीपीएसपी कहते हैं। हमने आपको बताया था। आपका एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि डीपीएसपी को हमने किस देश से ग्रहण किया है, नीति निर्देशक तत्वों को हमने किस देश से ग्रहण किया है। तो पहला काम करना है, आपको अपना यहाँ पर नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद में आपको इस प्रश्न का भी आंसर देना है। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी 25 वर्ष आपकी आयु होगी तभी आप लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा में आप खड़े हो सकते हैं मतलब मत प्राप्ति के लिए। आइए देखते हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष बताई गई है। अब देखिए, राज्यसभा की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा में यह न्यूनतम सीमा जो है कितनी आयु की? तो 30 वर्ष है। राज्यसभा में 30, ठीक है, लोकसभा में 25 और राष्ट्रपति बनने के लिए 35, 5-5 वर्ष का यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, चलिए बाकी ये जो दो ऑप्शन दिए गए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मतदान करने की आयु सीमा 18 वर्ष है, और पहले कितनी हुआ करती थी? तो पहले यह आयु सीमा 21 वर्ष हुआ करती थी, बाद में 18 वर्ष से कर दी गई है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं।
भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी इससे ज़्यादा सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए है 547, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी है 552 या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 552 से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती है। तो पूरी जानकारी देते हैं कि 552 किस किस तरह से होगी। तो देखिए, लोकसभा जनता की सभा है, आपको पता है जनता चुन करके भेजती है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 81 और 331 के अनुसार इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 ही हो सकती है, जिनमें से 530 तो राज्यों से चुन करके आएंगे तथा 20 जो होंगे वो संघ शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के द्वारा चुने जाते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया गया कि एंग्लो इंडियन जो समुदाय है इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से चलता आ रहा है। लेकिन हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तक संविधान में यह बात नहीं कही गई है, कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए हमको अभी भी यही मानना है कि 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए यहाँ पर रिजर्व हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 552, 530, 20 और 2 याद रखना है आपको। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं, क्योंकि हम लगातार प्रैक्टिस सेट आपके लिए 20 जून तक यानी आपके एग्जाम तक हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट आपके लिए इसी तरह से डिटेल में जानकारी देते हुए लेकर के आते रहेंगे। इससे पहले बाकी सारी हम बहुत वीडियो अपलोड कर चुके हैं। चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7 सबकी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपकी अच्छे से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है। बाकी इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, हमारा लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सारी PDF आपको मिल जाएगी और पुरानी सारी की सारी वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। सुबह वाली करंट अफेयर जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।